अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। ग्रेड 11 बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में आप लोग याद रखेंगे ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने डिस्कशन की है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हवाले से। बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में आप लोगों ने डिस्कशन की है। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने डिस्कशन की है। साइटोप्लाज्म और बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो आप लोग इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन हो गई है। हमने इस लेक्चर नंबर 2 में एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया डिस्कस करना है। हमने ये डिस्कस करना है कि एंडोस्पोर क्या होता है, ये एंडोस्पोर कब बनता है और ये एंडोस्पोर कैसे बनता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि एंडोस्पोर एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर इन केस आपसे कोई पूछता है कि एंडोस्पोर क्या चीज़ है, तो आप बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का मतलब कि ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से बैक्टीरिया अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अगर इन केस आपसे कोई पूछता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस कौन से होते हैं, सारे वो कंडीशंस जिसकी मदद से बैक्टीरिया की डेथ अकर हो सकती है उनको हम अनफेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि बैक्टीरिया के लिए अगर इन केस ड्राई एनवायरनमेंट आ जाए, वाटर की कमी हो जाए, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। अगर इन केस किसी एरिया में लो पीएच हो जाए, एसिडिटी वहाँ की जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। एंड इफ समटाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इंक्रीजेज, अगर साल्ट का कंसंट्रेशन सपोज करते हैं फॉर वाइल इंक्रीज हो जाता है, दिस आल्सो इज एन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। सो इन अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए बैक्टीरिया हमेशा एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना देगा एंड दैट रेजिस्टेंट या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर। हमने देखना है कि ये एंडोस्पोर कैसे बनता है और ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कैसे करता है। बुक के अंदर लिखा है many bacteria can survive extended periods of harsh condition by forming specialized resting cells called endospores. सो सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस किया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, जब भी उनके लिए हार्श कंडीशंस आ जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं, उन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपनी सर्वाइवल के लिए बाकायदा कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को हम एंडोस्पोर्स नाम देते हैं। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स या डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी मैं आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कि सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आप लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी एंडोस्पोर फॉर्म करता है तो एक तो अपने अराउंड एक थिक लेयर बना देता है। मैं भी आप लोगों को पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। थिक लेयर अपने अराउंड बना देगा और दूसरा ये कि ये बैक्टीरिया डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट मीन कि ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इंतहाई ज़्यादा लो हो जाएगा। बाहर के साथ इनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो जब इंटरेक्शन कम होगा तो अब इस पे इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं हो सकता और यही बैक्टीरिया आप लोग डिस्कस करेंगे सरवाइव कर सकता है। सो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब यहाँ पर बहुत कम केमिकल रिएक्शंस होते हैं या नहीं होते। The process by which bacteria make endospore is called sporulation. So ये तो खैर सिंपल सा डेफिनेशन है कि इस प्रोसेस को जिसमें ये स्पोर बनता है इसको हम स्पोरिलेशन नाम देते हैं। इट हैपन्स इन द फॉलोइंग वे। अब हमने स्टेप्स डिस्कस करने हैं कि स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेप्स में कर हो रहा होता है। तो स्टेप्स मैंने आप लोगों को समझाने हैं। When a bacterium faces unfavorable condition, it replicates its DNA. मैं बुक वाली डायग्राम भी समझाऊंगा बाद में।
जब भी बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब लो पीएच है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब बहुत सारा साल्ट है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ड्राई एनवायरनमेंट है अगर इन केस वाटर की कमी हो जाए। इट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सो कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के इनसाइड आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, डीएनए नजर आ रहा है। सो फर्स्ट स्टेप में ये अपने इस डीएनए की कॉपी बना देगा। ये आप लोगों को डीएनए की कॉपी नजर आ रही है, यहां पर दूसरा डीएनए बन गया है। ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों की बुक में लिखा है। Cell membrane make a septum to isolate the new DNA and a small portion of cytoplasm. जैसे ही आप लोग याद रखेंगे कि यहां पर डीएनए की कॉपी बन जाती है, तो आप डिस्कस करेंगे कि यहां पर इस डीएनए के कॉपी के अराउंड ये आपको डीएनए की कॉपी नजर आ रही है। इसके अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो एक डिप्रेशन बना देता है, एक सेप्टम बना देता है। सेप्टम का मतलब कि वो एक वॉल बना देता है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, ये ब्लैक कलर का जो मैं बना रहा हूं, और आप लोग देख ले यहां पर इस सेल मेम्ब्रेन सेप्टम बना रहा है। सेप्टम का मतलब हो गया यहां पर क्या बनता जा रहा है, एक वॉल बनता जा रहा है। सो इस डीएनए के अराउंड आप लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन का एक लेयर बन गया है। आगे नोट किया है कि सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज out around the new DNA cytoplasm and septum। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है यहां पर डायग्राम की मदद से समझाना, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में समझ आ जाएगी। सो ब्लैक कलर का जो आप लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सेल वॉल है, और जो जो रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं ये सेल वॉल है। ब्लैक कलर का जो आप लोग देख रहे हैं दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। यहां पर आप लोग याद रखेंगे इस सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया है कि ये जो ब्लैक कलर का सेल मेम्ब्रेन है ये ऑलरेडी वहां पर मौजूद तो है, लेकिन वंस अगेन आप लोग डिस्कस करेंगे ये मेम्ब्रेन इस पूरे के पूरे सेल को या इस पूरे के पूरे डीएनए को दोबारा इनगल्फ कर देगा। इसका मतलब हो गया कि मेम्ब्रेन के दो लेयर्स डीएनए के अराउंड बन जाएंगे। मैं भी दूसरी डायग्राम में दिखाऊंगा। इन दिस वे द न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। एक तो पहले कट लग गया तो एक मेम्ब्रेन मौजूद है, फिर दोबारा इस वाले सेल ने इनगल्फ कर दिया तो दूसरा मेम्ब्रेन इसके अराउंड क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। The DNA of vegetative cells disintegrate and whole cell begin to dehydrate। इस वाले सेंटेंस के अंदर आप लोगों को समझाया जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग सेल है, ये जो रिमेनिंग लार्ज साइज का सेल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वेजिटेटिव सेल है, इसमें डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर वाटर की कमी अगर हो जाएगी। जो रिमेनिंग आप लोगों को लार्ज साइज का सेल नजर आ रहा है, ये स्मॉल साइज का जो सर्कल है ये तो ऐसे होगा, लेकिन लार्ज साइज का जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। A new peptidoglycan layer formed between the membrane around separated DNA and cytoplasm। सो सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा लार्ज आप लोगों को सेल नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये डीएनए की कॉपी है। इसके अराउंड आप लोग देख ले ये आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग नजर आ रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग नजर आ रहा है, और लिखा है कि दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा और इस लेयर को हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अ न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर फॉर्म बिटवीन द मेम्ब्रेन अराउंड सेपरेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आप लोगों को पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर देख रहे हैं, और इसके बाहर जो आपको नजर आ रहा है ये भी आपको सेल मेम्ब्रेन का लेयर नजर आ रहा है, और जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन का लेयर नजर आ रहा है। A spore coat also form around at the structure mature into endospore। लिखा है कि यहां पर एक स्पोर कोट भी बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर एक और लेयर भी बनना शुरू हो जाता है, और इस लेयर को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं स्पोर, या हम इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये पूरे का पूरा जो पर्पल कलर का मैंने बनाया है ये स्पोर है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो अंदर की तरफ मौजूद है, इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम एंडोस्पोर नाम देते हैं। एंडोस्पोर इस वजह से क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद है। और अगर आप लोग डायग्राम को गौर से नोटिस करेंगे
यहाँ पर वो जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है वेजिटेटिव सेल का, ये वाला डीएनए यहाँ पर मौजूद होगा, एंडोस्पोर इनसाइड है। द वेजिटेटिव सेल ब्रेक्स एंड एंडोस्पोर इज रिलीज। अब ये वाला जो आप लोगों को ब्लैक कलर का बाहर सेल वॉल नजर आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन, ये ब्रेक हो जाएगा और ये पूरे का पूरा एंडोस्पोर क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ आप लोग डिस्कस करेंगे, रिलीज हो जाएगा। एंडोस्पोर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। एंडोस्पोर रिमेन्स डॉर्मेंट अनलेस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। यही स्ट्रक्चर आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये डॉर्मेंट रहेगा। डॉर्मेंट मीन केस में एक्टिविटीज वगैरह जो है वो कम होंगे, और अगर इन केस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो गई तो फिर ये दोबारा से क्या करना शुरू कर देगा, एक और सेल बनाएगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू वेजिटेटिव सेल, ये नया सेल बनाना शुरू कर देगा। सो सिंपल सा है। अब डायग्राम की मैं भी आप लोगों को समझ नहीं आई हो, लेकिन यहाँ बुक वाली डायग्राम से मैं समझाता हूँ। सो स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को ये बैक्टीरिया नजर आ रहा है। इसका ये जो ऑरेंज कलर का बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सेल वॉल है, और जो आप लोग ये ब्लू कलर का देख रहे हैं दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। इसके इनसाइड डीएनए मौजूद है, और अगर आप लोग इस डीएनए को नोटिस कर ले तो ये रेप्लिकेट हो गया। सो डीएनए की कॉपीज बन गई, ये रेप्लिकेशन हो गया है। रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पर सेप्टम बन रहा है। सेप्टम मीन कि सेल मेम्ब्रेन एक वॉल बनाता जा रहा है। ये वॉल आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएगा, और इस डायग्राम में आप लोग देख ले कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ने पूरे का पूरा वॉल बना दिया है, पूरे का पूरा मेम्ब्रेन बना दिया है। और अब आप लोगों को ये वाला जो स्मॉल डीएनए है ये अलग नजर आ रहा है, और ये डीएनए अलग नजर आ रहा है। यही लार्ज साइज का सेल जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ये क्या करना शुरू कर देगा, ये इस पूरे के पूरे स्पोर के अराउंड, सेल के अराउंड, स्मॉल सेल के अराउंड दोबारा मेम्ब्रेन बना देगा। तो आप लोग देख ले, ये रेड लाइन जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूं, ये पहले वाला जो आप लोगों को सेल नजर आ रहा है स्मॉल साइज का वो है। और आप लोग देख ले दोबारा सेल मेम्ब्रेन उसके अराउंड लेयर बना रहा है। सेल मेम्ब्रेन ने फिर से इसके अराउंड क्या बना दिया, लेयर बना दिया है। उसके बाद आप डिस्कस, यहां पर 2 मेम्ब्रेन है। उसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2 मेम्ब्रेन है, ये वाला आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा है इनसाइड की तरफ, और ये वाला आप लोगों को दूसरा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है आउटसाइड की तरफ। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आप डिस्कस करेंगे कि एक थिक लेयर बन जाता है। ये वाला लेयर कौन सा होगा, आप बोलेंगे कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगा। सो दिस वन यू नीड टू रिमेंबर इज पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से ये रेजिस्टेंट होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद ये जो आउटर लेयर बन जाता है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्पोर। और फिर ये पूरा सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, और बर्स्ट करके आप डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएगा, जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं स्पोर रिलीज हुआ है। अगर इन केस अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न कर जाते हैं तो रिटर्न करने के बाद ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी मैसेज भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर कर ले। पेड लेक्चर्स अगर आप लोग मेरे देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।